हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का एक बहुत ही क्यूटी पाई सा और छोटा सा स्टैंडर्ड जो है एसए 210। हाँ जी, ये जो वीडियो है ये एसए 210 का रिवीजन वीडियो है जो कि सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीए फाइनल दोनों लेवल के स्टूडेंट्स रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऑल्सो ये वीडियो में हम लोग रिवाइज के साथ कुछ चीज़ें समझेंगे भी, तो अगर किसी ने पहले नहीं किया होगा एसए 210 तो वो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। ओके सर, क्या ये एसए 210 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? दोस्त, एग्ज़ाम के लिए आपके सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप 100% प्रिपेयर करके जाएं, आपके एग्ज़ाम 100% क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एसए 210। बिल्कुल सर, स्टार्ट कर लेते हैं। सर एक चीज़ रह गई क्या? अरे हमने सर प्यार से तो बोला ही नहीं, बोलिए ना, जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसए 210। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड एसए 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अगेन ये नोट्स हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं। आप चाहे तो इनको रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास जो नोट्स है आप उससे भी पढ़ेंगे और इसको देखेंगे, सुनेंगे वीडियो को, तो आपका वो 100% कवर हो जाएगा। ओके सर, एसए 210 हम लोग कर तो लेंगे, बट एक प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर हमें थोड़ा सा ये बता दोगे कि एसए 210 दुनिया में आया क्यों, इसको पढ़ने की नीड क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये तो वैलिड क्वेश्चन है। और आप क्वेश्चन पूछे, मतलब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे और टीचर ना बताए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो आइए हम लोग छोटी सी स्टोरी के थ्रू, एक छोटे से डेमो के थ्रू ये समझते हैं कि एसए 210 दुनिया में क्यों आया, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई कि इसे लाना पड़ा। चलिए एक कन्वर्सेशन का मजा लेते हैं। सीए साहिल मित्तल अपने ऑफिस में बैठ करके अपने क्लाइंट को फ़ोन करते हैं। क्लाइंट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर हैं या ओनर हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, मिस्टर ए, ये रहा नंबर। ओके, हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सीए साहब, कैसे हो आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं सर। बताइए आज आपने हमें कैसे याद किया? अरे सर हम तो आपको डेली याद करते हैं सर। वो एक्चुअली क्या था कि अभी हमने एक ऑडिट कंप्लीट किया था ना। हाँ आपने ऑडिट कंप्लीट किया था सर। तो सर एक मैंने ना बिल इनवॉइस भेजा होगा, अकाउंटेंट के पास आपके टीम में आया होगा, प्लीज़ प्रोसेस करवा दीजिए। हमारी ऑडिट फीस होगी अराउंड 1 लाख रुपीज़ के आसपास थी। ये जो फिगर है 1 लाख का, ये जस्ट एग्जांपल है सर। हाँ सर, वो इनवॉइस तो सर आपका आ गया है, मेरे को अकाउंटेंट ने बताया था सर, लेकिन थोड़े से ना कुछ इश्यूज़ हैं सर। सर इश्यूज़? किस टाइप के इश्यूज़ सर, बताइए। सर वो इश्यूज़ ये है कि आपका सर ऑडिट अभी तो स्टैट्यूटरी ऑडिट हुआ है सर, टैक्स ऑडिट तो रहता है सर। सर टैक्स ऑडिट? सर टैक्स ऑडिट की तो बात हुई नहीं थी। नहीं सर, ऑडिट करना था ना, ऑडिट की बात हुई थी कि आप ऑडिट करेंगे। हाँ सर ऑडिट की बात हुई थी, तो ये ऑडिट किया तो हमने, आपको ऑडिट रिपोर्ट दी भी। कंपनीज एक्ट 2013 का में जो ऑडिट था वो हमने कंप्लीट किया। सर ऑडिट में टैक्स ऑडिट भी तो आएगा ना सर। ऑडिट का मतलब सारा ऑडिट आप ही करोगे ना। अब सर हम किसी और से ऑडिट करवाएंगे, आपसे भी करवाएंगे, तो सर ऐसे थोड़ी हो सकता है सर। लेकिन बात ही स्टैट ऑडिट की हुई थी सर, टैक्स ऑडिट कहाँ से आ गया? सर नहीं सर, टैक्स ऑडिट तो आपको करना पड़ेगा। मैं 70,000 प्रोसेस करवाता हूँ, बाकी जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तब करवा दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट हमने तो बात की थी ना आमने सामने बैठ करके, ये तो नहीं हो सकता सर। पूरा हमारी तो फीस, हमने पूरा काम किया है सर, इतने टाइम से हमारी पूरी टीम आ रही है, मैं खुद इतना विजिट किया है मैंने, और पूरा हमने ढंग से हर एक चीज़ आपको चेक करके रिपोर्ट दी है सर। सर वो तो है, बट टैक्स ऑडिट भी करना था ना सर आपको, और ये आप अब रिटर्न में तो है नहीं सर। ये तो हमारी जब बात हुई थी तो ऑडिट की बात हुई थी सर, तो ऑडिट में तो इंक्लूड होगा वो। और सर दूसरी चीज़ ये भी है कि सर कुछ चीज़ें एरर्स मिले हैं हमें, जहाँ पर आपने चेक नहीं किया सर, या मतलब आपने वो एरर निकाले नहीं सर ढूंढ करके। अभी
अभी हमने जब चेक कर रहे हैं तो तब हमें वो एरर्स मिले। सर एरर्स मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। और सर दूसरी चीज़ ये भी है ना कि सर हम 100% चेक नहीं कर सकते ना सर, एक एक चीज़ डिटेल में चेक करेंगे तो सर साल लग जाएगा। ऑडिट एक ही ऑडिट थोड़ी करना है सर, हमें और भी तो क्लाइंट देखने हैं सर। वो कुछ भी हो सर, आपको हर एक चीज़ चेक करनी पड़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक चीज़ चेक करना और ऑडिट कंप्लीट करना, हर एक गलती निकाल के देना, फ्रॉड कुछ हुआ हो तो उसको पकड़ के देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ऑडिटर साहब। सर ऐसा नहीं होता, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो और कुछ एरर्स होते हैं तो हम लोगों का काम नहीं होता कि हम 100% एरर चेक करके देंगे। हमारा काम रिपोर्ट देना होता है सर, एरर चेक करना थोड़ी होता है या फ्रॉड पकड़ना थोड़ी होता है सर। नहीं सर, नहीं आपका काम था। चलो सर मेरी एक मीटिंग है, अर्जेंट मीटिंग है, मैं आपको कॉल करता हूँ सर, थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है? वो ऑडिट टैक्स ऑडिट कंप्लीट कर देना सर, उसके बाद फीस प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है सर? बाय सर, डन। ओके। अरे सर सुनिए तो सर अरे ये तो टैक्स ऑडिट कहाँ से आ गया बीच में? हमारी तो स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात हुई थी। शिट, ये तो हमने काम कर दिया और फीस तो पूरी आएगी नहीं अब, ये तो गड़बड़ हो गई। काश इस चीज़ को हमने रिटर्न में ले लिया होता तो हमारे पास प्रूफ होता कि हमने जो फीस चार्ज की है वो अपनी स्टेट ऑडिट की चार्ज की है और उसमें हमने मेंशन किया होता। शिट, गलती हो गई। हे भगवान, कुछ ऐसा कर कि ये चीज़ अवॉइड हो जाए, गलती ना हो, कुछ लेकर के आ। ऊपर से ये सब चीज़ें आईसीआई देख रहा था और आईसीआई ने बोला तथास्तु, मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का SA 210 का यहाँ पे जन्म हुआ, जो कि बोलता है कि ऑडिट स्टार्ट कर रहे हो ना भैया, रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया, बस पहुँच गया। आप मेरे को पढ़ लो और मेरे को मतलब कंप्लाई कर लो। आप जो ऑडिट करने जा रहे हो वो क्या करोगे, कैसे करोगे, कितना करोगे, कब करोगे, क्या फीस होगी, सब लिख करके ले लो। पहले लिखवा करके मैनेजमेंट से ले लो कि आप दोनों जो काम करने वाले हो, मतलब आप ऑडिट करने वाले हो और ऑडिट करवाने वाला है, तो जो भी चीजें होने वाली हैं क्या दोनों एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो पहले ही रिजोल्व कर लो, ऑडिट स्टार्ट मत करो। ऐसा हो गया ऑडिट कर दिया आपने, जैसा अभी हुआ, ऑडिट कर दिया, फीस बाद में ले रहे हो या कुछ भी इशू आ रहा है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो हे ऑडिटर, काम कर, तू ऑडिट कर, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले रिटर्न में ये क्या बोलता है, एग्रीइंग द, पहले रिटर्न में एग्री कर ले मैनेजमेंट के साथ जो भी टर्म्स है तेरे ऑडिट की, अदरवाइज बाद में लड़ाइयां हो सकती हैं। समझा? मतलब ये जस्ट एक सार था कि पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि पहले कोई कंपनी है, मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसका ऑडिटर हैं मिस्टर साहिल। तो इनको ऑडिट करके देना था अपनी ऑडिट रिपोर्ट, कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनको स्टेट ऑडिटर एज ए स्टेट ऑडिटर अपॉइंट किया था, लेकिन बिकॉज रिटर्न में नहीं था इनके पास, तो कंपनी अब क्या बोल रही है कि आप लोग टैक्स ऑडिट भी करो, आप लोग टैक्स ऑडिट भी करो, जबकि बात ओनली स्टेट ऑडिट की हुई थी। बट यही तो इशू है कि बात मत करिए आप, ये जो आप बोल रहे हैं ये आप लिखवा करके ले लो, और जिस चीज में लिखवा करके लोगे उसको बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट मतलब सर जो हम ऑडिट की सर्विस दे रहे हैं या कोई भी जो सर्विस देते हैं, ये ऑल्दो ऑडिट पे है, हम किसी भी चीज का एग्रीमेंट करते हैं जब भी हम कोई काम करने वाले हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी, हम ऐसे काम करेंगे, हमारा स्कोप ये होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, इतना टाइम लगेगा, ये लोग आएंगे, ये लोग ये काम करेंगे, आप लोग फीस इतनी दोगे, तो वो सब चीजें आप बोल करके मत लो क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आप लिखवा लो पहले। डन सर, बिल्कुल समझ में आ गया कि ऐसे 210 क्यों आया, क्योंकि पहले क्या हो सकता था, लड़ाइयां होती थी कि ये हम आपने बोला था और ये हो गया और ये हो गया। चलिए अब हम ऐसे 210 को मेन अपने नोट से
समझते हैं, पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं। आइए ये देखिए यहाँ पे स्कोप दिया हुआ है या ओवरव्यू आप बोल सकते हैं। इसका ओवरव्यू है हल्का सा कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। सर एसए 210 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ प्री कंडीशंस है जिनको प्रेमाइस बोलते हैं, जिनके होने पे आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो होना बहुत जरूरी है ऑडिट के अंदर, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, और वो मैनेजमेंट को एग्री करना पड़ता है। थर्ड, क्या सर एंगेजमेंट लेटर का फॉर्म क्या होगा, किस तरीके से आप भेजोगे, मतलब रिटर्न में होगा तो वो कैसे होगा और उसमें क्या क्या चीजें लिखी होंगी। उसके बाद सर अगर लेटर ऑफ एंगेजमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कैसे होंगे, अगर कोई रिवीजन करना है, और अगर मैनेजमेंट आपको रिवाइज करने के लिए फोर्स करता है जो कि वैलिड नहीं है रिवीजन जिसका जो बेस है, तो उस केस में एज ए ऑडिटर आपको क्या करना है। ये सब हमें एसए 210 सिखाता है, बताता है। आइए ये देखिए एसए 210 के 2 ऑब्जेक्टिव है। क्या हो सर, 2 ऑब्जेक्टिव है एसए 210 के। ऑब्जेक्टिव जो हैं वो 2 हैं सर। क्या है कि प्री कंडीशंस जो है ना वो आप एक्सेप्ट करवा लो, और सेकंड है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लो। आपको ये चीज तो पता है ना, जनरल सी चीज है कि अगर कई बार क्या होता है, अगर हम फीलिंग बोल करके व्यक्त करते हैं तो सामने वाला हो सकता है उसको मिस इंटरप्रेट कर ले। हो सकता है ये चीज़ आपने बोला कुछ और हो, उसने समझा कुछ और हो, लेकिन जब आप चीज़ लिखवा करके लेते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल क्लियर रहती है। तो ऐसा हो सकता है ना। तो जब वो पर्सनल चीज़ों में ऐसा होता है कि हमने बोला कुछ और सामने वाले ने समझ कुछ लिया हो, तो ये प्रोफेशनल है दोस्त। यहाँ तो लायबिलिटी आती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां पे अगर आप ऐसे ही ऑडिट स्टार्ट कर दोगे, आपने एग्रीमेंट नहीं किया, तो बहुत चीजें हो सकती है। कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर की नहीं थी, मैनेजमेंट उसके ऊपर डाल सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है। तो पूरी चीजें लिखी होती है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाने वाला हूं ऐसे 210 का, कि बड़ी फर्म्स में कैसे पूरा लेटर बनता है। और ये जो सारे पॉइंट्स ऐसे 210 में जो लिखे हुए हैं ना, ये कंटेंट होना चाहिए। उनके उस एंगेजमेंट लेटर में एक एक चीज लिखी होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ये है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हम लोग ऐसे काम करेंगे, इतना काम करेंगे, वो सब डिफाइन होता है उसमें। तो ये 2 कंडीशन है, 2 ऑब्जेक्टिव है कि प्री कंडीशंस ऑडिट की होनी चाहिए। नंबर 2, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑडिटर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, या टीसीडब्ल्यूजी है तो टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में। डन सर। कॉमन अंडरस्टैंडिंग किस चीज पे, कि आप लोग जो ऑडिट करने वाले हो उसका बेसिस जो है वो उन बेसिस पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जो समझते हो उस चीज को, क्या क्लाइंट आपका जो कंपनी है जिसका आप ऑडिट करने वाले हो, क्या वो भी उस चीज को वैसे ही समझता है या नहीं समझता, उसको बोलते हैं हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सर ये प्री कंडीशंस क्या है, मतलब क्या चीज होनी चाहिए। 3 चीजें हैं प्री कंडीशंस में। क्या है दोस्त, 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं आपकी। ये तीनों होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ऑडिट मत करना। पहली चीज आप ये बताओ मेरे को, ऑडिट आप करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट करते हो, आप चेक करते हो, आपकी बनाने की और प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं है। तो लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, इन रियल वर्ल्ड ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो सीए फर्म्स होती हैं, जो ऑडिट कर रही हैं, वही उनकी अकाउंटिंग कर रही हैं। तो लोग मान के चलते हैं, कई लोग मान के चलते हैं कि ऑडिटर का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और ऑडिटर का काम है उसको चेक करना और ऑडिट करना। तो ऐसा नहीं है। आप एक लाइन मेरी हमेशा ध्यान रखना जो आपको पूरे ऑडिट में काम आएगी, रियल वर्ल्ड में भी, और रियल वर्ल्ड में ही ये माना जाता है कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनीज के जो भी रिलेटेड लोग हैं, वो हमेशा ओवर एज्यूम करके चलते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई ऑडिटर आया है तो सब कर देगा, पूरी दुनिया कर देगा ऑडिटर। ऐसा नहीं होता। ऑडिटर का लिमिटेड स्कोप होता है, वो लिमिटेड कर सकता है चीजें, उसके टाइम उसका लिमिटेड होता है, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट की, इंटरनल कंट्रोल की, जिनको ध्यान में रखना पड़ता है आपको ऑडिट करते टाइम। तो वो सब चीजें पहले से आपको मैनेजमेंट को बतानी पड़ेगी इन हैंड रिटन में, तब भी वो लोग बाद में इशू नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं जोर जोर से, अदरवाइज वो आपको ब्लेम करेंगे अगर कुछ भी हुआ तो। डन।
बिल्कुल सर। तो ये उसमें से है पहला पॉइंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की और प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट तुम्हारी है, हमारी चेक करने की है। और दूसरी चीज, खाली बनाना और प्रेजेंट करना ही नहीं है, उसको एप्लीकेबल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो आपको पता है दो टाइप का होता है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका एफआरएफ जो है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है ना दोस्त, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले सोच लेना। एक्सेप्टेबल का मतलब सर कि जिस तरीके से लॉ बोलता है, जिस तरीके से कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 बोलता है अगर कंपनी है तो, जिस तरीके से एएस इंड एस बोलते हैं, उस तरीके से प्रेजेंट अगर किया हुआ है तो ठीक है। अदरवाइज आप देख लेना कि ऑडिट करना है। अदरवाइज क्योंकि क्या होगा उस केस में, ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिखा रहे होंगे, और ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहे होंगे तो आप लोग ओपिनियन दोगे क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर, जिसके केस में मैनेजमेंट चिल्लाता है कि सर आप ये ओपिनियन ऐसा क्यों दे रहे हो। तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही लिखवा के ले लो कि हाँ आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए हैं वो आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर जो एफआरएफ लग रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, ठीक है। और आपने वो प्रॉपर एक्सेप्ट कर रहे हो वो चीज लिख करके कि हाँ हमने वैसे ही बनाए हैं। अगर आप बाद में आपको मिलता है कि वैसे नहीं बनाए हैं तो आप बोल सकते हो देखो आपने एंगेजमेंट लेटर में लिखा है कि आपने वैसे बनाए हैं, तब हमने ऑडिट एक्सेप्ट किया था। अदरवाइज हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करते तो हम लोग अब ओपिनियन अपना अपने अकॉर्डिंग देंगे, मतलब अगर क्वालिफाइड देना है मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे अगर रिक्वायर्ड पड़ा तो। डन, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। सेकंड चीज, एक आपने वर्ड सुना है ना, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल ये सर सुना है, जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल होते हैं। आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ इंटरनल कंट्रोल्स होंगे, आपके घर में जैसे होंगे बहुत सारे कंट्रोल्स कि रात को बेटा इतने बजे के बाद घर नहीं आना, सॉरी इतने बजे तक घर आना है, उसके बाद लेट नाइट बाहर नहीं रुकना। ऐसे कुछ स्पेसिफिकली जैसे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, वैसे कंपनी में होते हैं कि कोई भी मटेरियल कंपनी में आएगा तो उसकी क्वालिटी चेक होगी, गेट इनवर्ड रजिस्टर पे उसकी एंट्री होगी, हर जगह का अप्रूवल, कोई भी आप परचेज कर रहे हो तो उसमें अप्रूवल्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, ऑथराइजेशंस है, वो सब होंगी। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, स्टॉक डिपार्टमेंट, क्वालिटी इंस्पेक्शन का जो डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सबके इंटरनल कंट्रोल्स डिफाइन होते हैं कंपनी में। तो वो जो इंटरनल कंट्रोल्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीन चीजें, बनाना, डिजाइन, इंप्लीमेंट, लगाना, और उसको मेंटेन करना कि वो सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट तेरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इंटरनल कंट्रोल ऑल्दो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी नहीं होती है स्पेसिफिकली। अगर हम लोगों ने वो चीज मेंशन किया कि हम लोग चेक करेंगे, हम लोग चेक करते हैं, बिकॉज हमारी जो कंप्लायंस टेस्टिंग होती है, जो टेस्ट ऑफ डिटेल कंट्रोल होता है, उसके बेस पे हमारी टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो हम कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं, बट उसको बनाने की, उसको लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है कि उसको हम चेक करें बैठ करके कि ये सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा तो हम इसमें चेंजेस करवाएं, बैठ करके बनाएं कंट्रोल्स को, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नंबर 3, आप लोग एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 4 ऑप्शंस है, आप बताओ इसमें से ऑप्शन कौन सा है, आंसर कौन सा है। सर क्वेश्चन तो बता दो क्या है, नहीं इन 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सा आंसर है। सर आप बोलोगे पागल वागल हो गए हो क्या, आप जब तक क्वेश्चन नहीं बताओगे, जब तक हमें रिक्वायर्ड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, हम लोग आंसर कैसे दें। सेम तीसरा पॉइंट यही बोलता है कि जब तक ऑडिटर को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बने हैं और प्रेजेंट हुए हैं, तो ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट पहले हमें तू लिख करके दे दे कि जहां जहां पे हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, तुम हमें वो दोगे। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो वो तुम हमें दोगे, और हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मतलब जैसे आपके प्रोसीजर्स होते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये 7 प्रोसीजर्स होते हैं जो ऑडिट के अंदर होते हैं। तो आपको इंक्वायरी करनी है, किसी से कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किसी डिपार्टमेंट से चाहिए, तो आप पहले लिखवा करके ले रहे हो। अगर हम लेंगे, अगर हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो हमें उसका एक्सेस मिलेगा, आप हमें रोक नहीं सकते हो। अगर आप रोकोगे तो मतलब आप लिमिटेशन लगा रहे हो हमारे स्कोप के ऊपर, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें ऑडिट कंटिन्यू करना है या नहीं करना, या क्या करना है। तो आप पहले लिख दो कि हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड होगा विद इन द एंटिटी। ठीक है, डन सर। तो ये आपकी 3 प्री कंडीशन या प्रीमाइसेस थी जिसके बेस पे आप देखते हो कि ऑडिट एक्सेप्ट
पहले करना है, ये तीनों नहीं है ना, आप बाहर आ जाओ, आप इधर आ जाओ कि सर हम नहीं कर सकते ऑडिट। जब आप हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं दोगे, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाए ही नहीं है, या बनाए हैं तो आपके एफआरएफ के हिसाब से बनाए ही नहीं है, या आपने इंटरनल कंट्रोल, ये हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल ना हो, तो उस केस में आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो भी एक रियल वर्ल्ड में चैलेंज होता है कि जहां पे रिस्क इतना है तो वहां पे आप एक्सेप्ट करोगे, वहां पे बाद में इश्यूज मिलेंगे, तो फिर आपका ऑडिटर का जो फर्म का नाम है ऑब्वियसली वो खराब होता है। चाहे आपने अपना ऑडिट कितना भी अच्छे से किया हो, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने अपना ऑडिट 100% भी किया है ना दोस्त, और बाद में कंपनी में कुछ ऐसा मिलता है, फ्रॉड मिलता है, एरर मिलता है, तो उसमें ऑडिटर का नाम जरूर लिंक होता है कि ऑडिट ढंग से नहीं किया होगा भाई। चाहे उसने अपने सारे प्रोसीजर, सारे स्टैंडर्ड, सारी दुनिया लगा दी हो। तो ये एक इसी को बोलते हैं कि जो शेयर होल्डर है कंपनी के, जो लोग हैं, लेमैन जिसको हम बोल सकते हैं, वो लोग ओवर एज्यूम करते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा, कि ऑडिटर आया है तो सब चेक करेगा, सब ठीक करके जाएगा। ऐसा नहीं होता। सेकंड, अब हमारा जो इसमें मेन आता है ना फ्रेंड, जो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सर ये लेटर ऑफ एंगेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं एलओई, इसको आप ये भी बोल सकते हैं लेटर ऑफ एंगेजमेंट। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर इंपॉर्टेंट चीज है तो एक बार भगवान का नाम ले लें, बिल्कुल, जय श्री राधे। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट इसके अंदर होते हैं। ये जो कंटेंट है ना, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब इसमें और चीजें भी इंक्लूड हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस एंड क्लाइंट टू क्लाइंट, चीजें वेरी करती है, बट ये चीजें बेसिक है जो होती ही हैं जनरली। क्या क्या सर, अरे आप ये बताओ ना, क्या ऑडिट के अंदर आप ये नहीं लिखोगे क्या स्कोप क्या है, कि आपको काम क्या करना है, और आप जो ऑडिट कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो तो मेंशन करोगे ना। तो सर हाँ, वो तो मेंशन करेंगे उसके अंदर। और आप जो ऑडिट कर रहे हो वो कौन से लॉ के हिसाब से कर रहे हो, वो भी लिखते हो आप। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई करके करोगे, वो भी आपको लिखना पड़ता है कि हम लोग आईसीआई ने जो स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, जो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो उसके हिसाब से हम लोग ऑडिट करेंगे। तो आपके ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट्स है और आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, कि आप लोग क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं शेयर करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंट है आपकी ऑडिट टीम, वो सब भी आप मेंशन करते हो कि हम लोग पूरे एथिकली कंप्लाई कर रहे हैं हर चीज से, ऐसे को कंप्लाई करके ऑडिट करेंगे, और हमारा ये स्कोप एंड ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिट करने का। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पे, कि कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट जो भी आपका ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर। डन, बिल्कुल सर ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनी अदर कम्युनिकेशन का, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें लगा, जैसे एग्जांपल है इसका आपके, वैसे ये कोर्स में नहीं है, इंटर के फाइनल के है ऐसे 265, जहां पे आप कम्युनिकेट करते हो डेफिशिएंसी जो इंटरनल कंट्रोल में आती हैं। इंटरनल कंट्रोल की जब आप टेस्टिंग करते हो और डेफिशिएंसी अगर आपको मिलती है, और वो आप लोग क्या करते हो मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हो, उसको हम बोलते हैं लेटर जाता है लेटर ऑफ वीकनेस, कि ये लेटर ऑफ वीकनेस है आपकी, कि यहां पे इंटरनल कंट्रोल में हमें वीकनेस मिली है, तो आप इसको चाहे तो रिमूव कर लेना, ठीक है, अदरवाइज बिकॉज इससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं। तो वो जो चीज है इसको बोलते हैं एनी अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपको कोई और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करना है, कोई लेटर अलग से इशू करना है जब आप ऑडिट कर रहे हो, तो वो आप कर सकते मतलब वो आप करोगे। तो आप ये लिख के दे रहे हो पहले से कि हमको ऐसा कुछ मिला तो हम लोग ये चीज भी करेंगे। तीसरी चीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने लिखा नहीं तो आपके मरने के चांस पूरे हैं। मरने मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी आने के चांस पूरे हैं। इसका मतलब है सर कि आपको पता है ना, इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की, ऑल्सो इनहेरेंट लिमिटेशन होती है इंटरनल कंट्रोल की। सर ये क्या भला है, इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब दोस्त कि काम किया नहीं है बट पहले से ही रिस्क है कुछ, कि कुछ गलतियां हो सकती हैं काम करने के बाद भी ना मिले। रीजन क्या है सर, मैनेजमेंट के ना बहुत सारे जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल फिगर्स के ऊपर। अगर आपने सुना होगा एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जहां पे आपका ग्रेचुटी है, लीव एनकैशमेंट है, अदर्स एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, जो एजम्पशन जिसके अंदर यूज होती है, जो डाटा होता है एक्चुअली से वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है, वहां पे भी एज्यूम्ड एजम्पशन ली जाती है इंटरेस्ट रेट की, नंबर ऑफ ईयर्स की, उसके बेस पे वो नंबर्स होते हैं। तो एजम्पशन चेंज हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है। जजमेंट का मतलब क्या होता है, आपके हिसाब से ये चीज ठीक है सिचुएशन में, मेरे को लगता है कि ये चीज ठीक है सिचुएशन में, तो एजम्पशन चेंज हो गई तो फाइनेंशियल नंबर चेंज हो गए, नंबर चेंज हो गए तो हो सकता है ओपिनियन चेंज हो जाए। तो इसका मतलब यही तो है कि जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व होती है वहां पे रिस्क हायर होता है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते ये जो नंबर है ये 100% सर्टेनिटी है इसके अंदर, हम रीजनेबल, तभी तो हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की।
ठीक है, हो सकता है कुछ फ्रॉड हो जो आपको पकड़ में ना आए, बिकॉज आपको पता है ना मैनेजमेंट अगर कोई फ्रॉड कर रहा होगा तो वो ऐसे नहीं करेगा, लो जी फ्रॉड है आओ जी पकड़ लो हमने किया है, वो ऐसे फ्रॉड करेगा कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे। तो उस केस में ऑडिटर कल को पकड़, वो फ्रॉड कल को इन्वेस्टिगेशन हुई और फ्रॉड पकड़ में आ जाता है तो ये थोड़ी बोलेंगे ऑडिटर ने अपना काम नहीं किया। भाई आपने लिख के दिया हुआ है एंगेजमेंट लेटर में कि ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट ऐसा हो सकता है, और इंटरनल कंट्रोल की भी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, तो उसकी वजह से एक अनअवॉइडेबल रिस्क है जिस रिस्क को हम जीरो नहीं कर सकते। ये 0% नहीं हो सकता रिस्क कि जो ऑडिट है हमने कितना भी प्रॉपरली प्लान किया हो बट कुछ मिस स्टेटमेंट फिर भी हो सकती है जो डिटेक्ट ना हो पाए। कितना भी ऑडिट हमने ऐसे से किया हो, कितना भी ऑडिट हमने प्रोसीजर लगा के किया हो, कितने भी हमने सैंपल टेस्ट किए हो, बट फिर भी एक रिस्क होता है कि आपके कुछ मिसस्टेटमेंट रह गए हो। तो हम पहले से लिख के दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है बाद में हम ये मत बोलना कि आपने चेक नहीं किया। जैसे वो फोन पे बोल रहे थे कि सर हमें एरर बाद में पता लगे हैं, आपने चेक नहीं किया, आपका काम होता है 100% चेक करना। नहीं बाबू नहीं, आप गलतफहमी में मत रहें, हम आपकी गलतफहमी सारी दूर कर रहे हैं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हम एंगेजमेंट लेटर से दूर कर रहे हैं आपकी। सर और बताइए क्या होता है इसमें, आप ये बता सकते हो इसके अंदर कि ऑडिट टीम में कौन कौन लोग आने वाले हैं, कितने आपके अकाउंट मतलब ऑडिट एग्जीक्यूटिव आने वाले हैं, कितने आपके मैनेजर हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गए, पार्टनर कौन होगा, वो आप कॉम्पोजिशन दे सकते हैं अपने एंगेजमेंट लेटर में। डन सर, ये तो ईजी है। ये एक और सर WR क्या है, ये सर WR है ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर ये क्या है, ये दोस्त SA 580 अगर आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, उसके अंदर होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बट ये क्या होता है, ये आपका बस एक चीज क्या है, यहां पे आप एंगेजमेंट लेटर दे रहे हो, ठीक है, उनसे लिखवा करके ले रहे हो, एग्री कर रहे हैं हम टर्म्स के ऊपर, तो सर अलग से हम क्या लेते हैं उनसे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस चीज पे लेते हैं? अरे ये तो हमने लिया कि आपके बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके इंटरनल कंट्रोल लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इंफॉर्मेशन दोगे, लेकिन हमें ना एक एक हो सकता है कुछ नंबर ऑफ चीजों, एक एक फाइनेंशियल अमाउंट के ऊपर या कुछ चीजों के ऊपर स्पेसिफिकली उनसे लिखवा करके लेना पड़े चीज, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो हमें SA 580 के हिसाब से लेनी पड़ती है और एज ए ऑडिट एविडेंस वो यूज होती है। बट उसके बेस पे हम ये नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, कि हमें खाली आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो और हमारा ऑडिट खत्म। नहीं 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 नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपका एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ठीक है, बट आपको ये लिखवा के लेना होता है कि अगर हमें जहां जहां WR की जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैनेजमेंट तुमको WR देना पड़ेगा। डन सर, ये जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है? अरे मैंने बताया ना, ऑडिटर को आप ये बोलते हो कि आप हमें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज फाइनलाइज तो तब होंगे ना जब हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पेंडिंग हो गई हो, तो आप हमें एक तरीके से तो फाइनल ही है वो आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दोगे कि अरेंजमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू मेक अवेलेबल टू द ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टाइम पे दोगे। ऐसा है भाई, तुमने बोला सर ऑडिट स्टार्ट कर दो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल तो ज्यादा क्लोज डेट हो गई, मान लो हम ले लेते हैं 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को आप लोग मान लो ऑडिट स्टार्ट कर दो सर, ठीक है कर दिया, तो लेकिन अभी तक उनके ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने नहीं है। अरे हम ऑडिट किसका करेंगे, आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे और वो बोल रहे हैं सर ऑडिट कंप्लीट हमें 30 अप्रैल तक चाहिए, हमें 15-20 दिन या 1 महीने का जितना टाइम आपका है, मान लो 15 में तक हमें ऑडिट कंप्लीट चाहिए, और हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे सर 30 अप्रैल को। अरे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को दोगे, उसी को तो चेक करूंगा मैं बैठ करके, आप मेरे को दे रहे हो 30 अप्रैल को, तो मैं चेक किस चीज को करूं? आप ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप हमें टाइमली दोगे, ये हम पहले लिखवा करके ले रहे हैं आपसे, एग्री कर रहे हैं हम इससे, ताकि हम अपना प्रपोज टाइम टेबल के हिसाब से ऑडिट कंप्लीट कर पाएं। टू इन्फॉर्म द ऑडिटर, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऑडिटर ये बोल रहा है कि इन केस हमने ऑडिट कंप्लीट कर दिया और हमने जो ऑडिट रिपोर्ट इशू की उसका जो पीरियड है, बैलेंस शीट डेट जो 31 मार्च है, और मान लो हमने 15 मई को ऑडिट कंप्लीट करके दिया है, हुआ है हमारा, तो 45 डेज के बीच में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आती है, ऐसा कोई इवेंट होता है जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ रहा है 31 मार्च के, कोई ऐसा अफेक्ट आ रहा है, तो ऐसा कोई फैक्ट है तो वो भी आप हमें बताएंगे, छुपाएंगे कुछ नहीं, आप हमें बताएंगे। और अगर आता है आपने हमें नहीं बताया जो आपको पता था और आप बाद में बोलते हो कि सर आपने ऑडिट में वो चीज चेक नहीं की या उसका इंपैक्ट नहीं लिया, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, हम नहीं है, बिकॉज हमने लिखवा करके लिया है कि कोई भी ऐसा फैक्ट आता है जो आपकी नॉलेज में है बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में, तो वो आप हमें बताएंगे।
तो वो यही बोल रहा है, फैक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा हो, जो नॉलेज में हो मैनेजमेंट की, कौन से पीरियड में सर, जो ऑडिट रिपोर्ट का पीरियड है, ये बैलेंस शीट डेट है सर, और ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, इसके बीच में कुछ भी हुआ है तो आप हमें बताओगे। डन, ओके सर। ये आपने बताई दिया सर। हाँ, प्री कंडीशंस आप मेंशन करते हो एंगेजमेंट लेटर में कि ये प्री कंडीशंस है, इंफॉर्मेशन देना, इंटरनल कंट्रोल बनाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट और प्रिपेयर करना। ओके सर, ये भाई ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। फीस भाई पहले मेंशन कर दो कि ये फीस है आपकी, फीस मेंशन कर दो। कोई भी आपके रिलेटेड एक्सपेंसेस लग रहे हैं तो वो भी मेंशन कर दो कि वो आप लोग क्लाइंट से चार्ज करने वाले हो या आप खुद बियर करने वाले हो, वो आप वहां पे मेंशन करते हो कि फीस क्या होगा, और आप वो इनवॉइस जो रेज करोगे, बिल जो रेज करोगे, वो कैसे कब रेज करोगे। उसके बाद ये पीयर रिव्यू, ये इंटर के लिए नहीं है सिलेबस में, फाइनल लेवल के बच्चों के लिए है, उनको पता होगा पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू जैसे हमने एक वर्ड सुना था सर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, आपको पता है ना कि जहां पे फर्म के अंदर एक टीम होती है जो भी ऑडिट हुआ है, जो भी एंगेजमेंट हुआ है, उसको क्वालिटी फिर से चेक करते हैं कि वो एज पर ये फर्म के, उस फर्म के क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है नहीं हुआ। ऐसे ही आईसीआई ने अपनी एक टीम बना रखी है जो पीयर रिव्यू करती है। पीयर का मतलब सीए फर्म्स जो हैं, जो एंगेजमेंट कर रही है, ये चेक करने के लिए कि जो ये स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, जो आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स है, आईसीआई की जो गाइडलाइंस है, गाइडेंस जो है, उसके हिसाब से आप लोग अपने एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे, तो वो हमारे ऊपर पीयर रिव्यू हो सकता है। हम लोग इसमें लिख करके दे रहे हैं। तो उस केस में अगर हमें आपके डॉक्यूमेंट, जो क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जहां हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल है, हम बाहर किसी को शेयर नहीं करेंगे, बट पीयर रिव्यू में तो हमें दिखाने पड़ेंगे कि हमने इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट ऐसे ऐसे किया है, ये प्रोसीजर लगाए थे, ये हमने सैंपल लिए थे। हो सकता है हमें वो पीयर रिव्यू में शो करने पड़े, तो आप पहले लिख करके देते हो कि हमारे ऊपर पीयर रिव्यू हो सकता है और वहां पे हमें डॉक्यूमेंट शो करने पड़ सकते हैं। डन। उसके बाद सर लास्ट चीज ये कि आप ये बोल दो, मतलब एक्नॉलेजमेंट, ऑब्वियसली जब आप मैनेजमेंट को ये लेटर दोगे तो ये लिख के दे रहे हो, मतलब ये है क्या, साइन करके दे दो हमें। इसका मतलब क्या है, साइन कर दो सर, मैनेजमेंट साइन कर दो कि आप इन टर्म्स पे एग्री हो। आप इन टर्म्स को वैसे ही समझ रहे हो जैसे हम लोग समझाना चाह रहे हैं। आप अगर एग्री कर रहे हो तो हम लोग आगे बात करते हैं, वरना जयराम जी की जय, हम चलते हैं। अगर आप एग्री हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि कहां पे एग्री नहीं हो, कहां पे कंफ्लिक्ट है, क्या चीजें हैं। तो ये एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी और टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे टर्म्स हो सकती हैं, जैसे ऑडिटर की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, एक्सपर्ट को अगर अपॉइंट करना है ऑडिटर को तो वो करेगा तो उस केस में क्या होगा, ऐसे करके बहुत और चीजें भी आप मेंशन कर सकते हो। डिपेंड करता है, ये एक एक्सक्लूसिव लिस्ट है, मतलब सॉरी वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये, इसके अंदर और पॉइंट्स भी ऐड हो सकते हैं, बट ये बेसिक ये चीजें तो होनी ही चाहिए। ये जैसे इनहेरेंट लिमिटेशन वाला, ये वाला पॉइंट तो होना ही चाहिए, और ये होता है, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा। डन सर, बिल्कुल डन सर। नेक्स्ट बता दो ये क्या है। अब सर क्या होता है कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एक प्रपोज ऑडिट एंगेजमेंट हो, आपने पहले उसका कभी ऑडिट नहीं किया, पहली बार क्लाइंट आया, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आया, क्लाइंट नहीं है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, तो उस केस में क्या है, वो अगर आप ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहे हो उससे पहले ही आपके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा दी क्लाइंट ने बोल दिया कि साहब ऑडिट तो कर लेना। हमने बोला अच्छा ठीक है करेंगे, ऑडिट तो करेंगे ही, बट हम लोग है ना आपको डेटर से कंफर्मेशन नहीं दिलवा सकते। अरे क्यों? और सर हम आपको बैंक से कंफर्मेशन भी नहीं दिलवा सकते। अरे डेटर से भी नहीं, बैंक से भी नहीं सर, हाँ ये नहीं करवा सकते, बाकी आप कुछ भी कर लेना। अरे यार डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स जो आपके होते हैं बैलेंस शीट में, जो आपके बैंक अकाउंट जो होते हैं जिसमें फिक्स एसेट्स भी होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो आता है, वो चेक करने के लिए मना कर रहे हो। अरे हम रिलायंस कैसे लेंगे, हम कंफर्ट कैसे लेंगे उन फिगर्स के ऊपर कि वो ठीक है या नहीं है, हम ट्रू एंड फेयर के ऊपर कैसे बोलेंगे जब तक हम लोग वो चीज चेक नहीं करेंगे। नहीं, ये तो लिमिटेशन लगा रहे हैं स्कोप के ऊपर। ऐसी कोई लिमिटेशन जिसके बेस पे हमें बाद में ये बोलना पड़ेगा अरे हमें तो एविडेंस ही नहीं मिले, हम ओपिनियन दे ही नहीं सकते कि ये ठीक है या नहीं है। तो अगर आपको लगता है एज ऑडिटर कि क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा रहा है जिससे बाद में डिस्क्लेमर देना पड़ सकता है, तो आप उस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करें, अनलेस वो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना किसी लॉ या रेगुलेशन से रिक्वायर्ड ना हो। भाई आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, आपको किसी लॉ में अपॉइंटमेंट हुआ और वो लॉ आपको बोलता है कि आपको ऑडिट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिले ना मिले, हमें नहीं पता, आपको ऑडिट करना ही पड़ेगा, तो उस केस में आप करते हो। अदरवाइज डिस्क्लेमर अगर आपको लग रहा है आप देने वाले हो, ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी तो आप उस ऑडिट को एक्सेप्ट मत करो। बाकी बाद में पहले आप एक्सेप्ट ही मत करो। ये चीज
यही बोल रही है। डन। हाँ जी सर। सर और फैक्टर्स भी होते हैं जो ऑडिट एंगेजमेंट को आपके अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे नंबर हमने आपको बताया ना, प्री कंडीशन अगर प्रेजेंट नहीं है, ये बेसिकली थोड़ा सा और इलेबोरेट किया हुआ है वही। अगर मैंने आपको बताया प्री कंडीशन अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली आप मैनेजमेंट के साथ वो मैटर डिस्कस करते हो कि भाई प्री कंडीशन आपकी वो नहीं है। मान लो इंटरनल कंट्रोल कंपनी के अंदर है ही नहीं, तो आप पहले बोलते हो कि सर आपकी कंपनी में तो इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, हम लोग ऑडिट कैसे करेंगे, हर एक चीज़ में हमें 100% चेकिंग करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट हर एक जगह रिस्क इन्वॉल्व है आपके, तो हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर, हमारी जो सैम्पलिंग है वो तो बहुत बढ़ के आएगी सर। तो आप मैनेजमेंट से ये चीज़ डिस्कस करते हो, और अनलेस लॉ या रेगुलेशन आपके ऊपर कंप्लायंस नहीं डालता कि आपको ऑडिट करना ही है, तो आपको वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आप करते हो तो वो आपकी लायबिलिटी आती है, आपको नहीं करना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। और दूसरी चीज ये मैंने आपको बताया कि अगर जो एफआरएफ है आप ये डिटरमाइन करते हो, इसका क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बैंक जब करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि आप कौन से फैक्टर्स देखते हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एफआरएफ है जो मैनेजमेंट ने लगाया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो जैसे नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, साइज ऑफ द एंटिटी क्या है, ठीक है, वो सब चीजें हम लोग चेक करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर एफआरएफ जो लगा है वो अगर एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट एफआरएफ टू बी अप्लाइड इन द एफएस इज अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप ऑडिट एक्सेप्ट मत करो। अरे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है तुमको शेड्यूल 3 में, तुमने पता नहीं क्या बनाया हुआ है, तुमको गोइंग कंसर्न से बैलेंस शीट बनानी होती है, तुमने कैश बेसिस पे बैलेंस शीट क्यों बनाई हुई है? तो आप ये देखो कि एफआरएफ जो उन्होंने लगाया हुआ है वो एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट कुछ एडिशनल कंसिडरेशन ये क्या है, कुछ अदर पॉइंट्स हैं, जैसे अगर कंफ्लिक्ट आता है जो आपके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं और आपकी इफ देर आर एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड बाय लॉ रेगुलेशन एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट कोई है तो ऑडिट उनको डिस्कस करता है और एग्री करता है क्या वो एडिशनल रिक्वायरमेंट कोई एडिशनल डिस्क्लोजर से आप लोग मीट कर सकते हो। ठीक है, मान लो कंफ्लिक्ट आ गया, लो बोल रहे हैं आपको ऐसे करना है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है स्टैंडर्ड की वो बोल रहे हैं कि आपको नहीं ऐसे करना है, तो उस केस में आप ये चीज़ देखते हो क्या हम कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर डलवा दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिससे हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाए लो की और कंफ्लिक्ट रिमूव हो जाए। ठीक है, या हम उस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है उसको डिस्क्राइब कर दें, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दें। तो अगर ऐसा करने से अगर वो हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑडिट एक्सेप्ट करो ना करो वो आपको देखना पड़ेगा। इफ नाइदर ऑफ अबोव एक्शन इज पॉसिबल ऑडिटर शैल डिटरमाइन, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको अपना ऑडिटर ओपिनियन मॉडिफाई करना है या नहीं करना। नेक्स्ट ये देखो ये चीज क्या बोलती है, ऑडिटर ने डिटरमाइन किया कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन लॉ रेगुलेशन बोल रहा है कि ऑडिटर को एक्सेप्ट करना है अगर ये कंडीशन। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं ना कि लॉ या रेगुलेशन ये बार बार एक ही चीज को स्टैंडर्ड ने और डीप डाउन एक्सप्लेन किया हुआ है जो इंटर लेवल के तो बिल्कुल भी रेलिवेंट इतना नहीं है। क्या कि सर लॉ या रेगुलेशन बोलता है आपको ऑडिट करना ही करना पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो आपने डिटरमाइन किया वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस केस में आपको कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि वो कंडीशंस आपकी प्रेजेंट है या नहीं है। नंबर 1, क्या मैनेजमेंट एग्री कर रहा है वो एडिशनल डिस्क्लोजर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ठीक है सर, एग्री कर रहा है तो ठीक है। एंड ये रिकॉग्नाइज करो कि जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है वो उसमें आप लोग ये चीज डाल दो कि हम लोग ईयूएम पैरा डालेंगे, एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ, जहां पे हम लोग ये लिखेंगे कि ये इशू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और इसको हमने इस एडिशनल डिस्क्लोजर के थ्रू रिजोल्व किया है। तो वो हम अपनी रिपोर्ट में डालते हैं कि शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स जो ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो इस पैराग्राफ में जाकर के या इस नोट्स में जाकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख ले ये कंफ्लिक्ट था और इसको हमने ऐसे रिजोल्व कर दिया। तो हम एम्फेसिस देते हैं अपने उस नोट्स के ऊपर, तो हम अपने एंगेजमेंट लेटर में वो टर्म डाल देते हैं कि हम लोग जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ या अदर मेटा पैराग्राफ देंगे। तो हम लोग ये भी लिखते हैं, एक ये भी टर्म हो सकती है कि हमारा फॉर्म एंड कंटेंट ऑडिट रिपोर्ट का क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या होने वाला है, तो वो भी हम लोग अपनी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में लिख करके देते हैं। डन सर, डन सर। अब
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आता है सर कि अगर मैनेजमेंट आपको बोलता है कि सर्कमस्टांस रिवाइज करने हैं आपको, या कुछ ऐसी चीजें टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज करने हैं आपको, तो क्या करोगे? या कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हो गए कि आपको टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज करने पड़ सकते हैं। सर वो कौन से सर्कमस्टांस होते हैं? और सर ये बताओ, क्या हर एक रिकरिंग ऑडिट में, रिकरिंग ऑडिट का मतलब होता है हमने पिछले साल भी उसका ऑडिट किया था, इस साल भी ऑडिट कर रहे हैं, मतलब एक बार फिर से कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं एक बार दो बार जितनी बार, इस बार फिर से कर रहे हैं, नया नहीं है। तो क्या हर बार हमें एंगेजमेंट लेटर साइन करवाना पड़ता है? हर बार हमें एंगेजमेंट लेटर नया फॉर्म करके देना पड़ता है? नहीं दोस्त, अनलेस अदरवाइज कुछ कंडीशंस हैं, जब तक सर्कमस्टांस हैं, ये जब तक नहीं आते, आपको फिर से लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन करवाने की जरूरत नहीं है। जो पहले था वही आपका एक्सेप्टेबल होता है, मतलब वो यही होता है कि वही चल रहा है आपका डीम्ड। कौन कौन से हैं सर? ये देखो, ये रहा पहला पॉइंट, क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर शेल असेस वेदर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर रिवीजन। क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज करना पड़ेगा? इफ यस, तो हमें फिर चेंज करना पड़ता है एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में। सर वो सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं? ये नीचे सर्कमस्टांस दिए हुए हैं, ये क्या है? ये सब चेंज है। देखो ये चेंज है, चेंज है, चेंज है, ठीक है, चेंज है, चेंज है, चेंज है, मतलब ये सब चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंज हो गया हो। तो अब चेंज कुछ होएगा तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा, वरना भाई समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ चेंज हो गया तो आपको अपने एंगेजमेंट लेटर में भी उसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे। सर कोई ऐसा इंडिकेशन जिससे लग रहा है कि मैनेजमेंट हमारे स्कोप और ऑब्जेक्टिव को समझ नहीं रहा है, मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, वो ये मान के बैठा हुआ है पागल कि हम लोग 100% फ्रॉड चेक करेंगे या 100% एरर चेक करेंगे या 100% चीजें चेक करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये तो मान के बैठे हुए हो आप। जब हम सैंपल कर रहे हैं, मान लो आप क्लाइंट के साथ बैठे हो, आप बोलते हो कि भाई फिक्स एसेट्स की ना एडिशंस ले आप, प्रॉपर फिक्स एसेट्स की आपने क्लाइंट को बोला कि एफए में जितने पूरे साल में एडिशंस हुए ना भाई, वो तू हमें दे दे। उसने दे दिए, ला करके 1 लाख आपको इनवॉइस दे दिए, मान लो 1 लाख इनवॉइस, सपोज यहां पे हम मानेंगे, मान लो हम रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं, 1 लाख इनवॉइस दे दिए, लिस्ट दे दी, ठीक है, एक्सेल शीट दे दी प्रॉपर, सर ये है चेक कर लो। आप बोलते हो चलो ठीक है, इसमें सैंपल निकाल लेता हूं, मैंने 100 सैंपल बेस्ड ऑन हमारी जो सैंपलिंग टेक्निक होती है एज पर एसए 530 हम निकाल लेते हैं। अब क्लाइंट वहीं बैठा है, क्लाइंट बोल रहे हैं कि सर बाकी कौन चेक करेगा? अरे बाकी क्यों चेक करेंगे, हम तो हमारी सैंपलिंग के हिसाब से चेक करेंगे, और हमने वो एंगेजमेंट लेटर में लिख के दिया हुआ है कि हम लोग तो 100% चीज चेक कर ही नहीं सकते हैं। नहीं सर 100% चेक करो ना, वो तो सर लिखने की तो क्या बात है सर, ये तो 100% चेक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा चीज ठीक है या नहीं है? अरे भाई तू मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहा है? तू समझा नहीं क्या हमने जो लिख के दिया था कि 100% चेक करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जैसे क्लाइंट मिसअंडरस्टैंड करता है आपके स्कोप को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। आपका स्कोप 100% चेक करने का नहीं होता, तो वो आपके स्कोप को मिसअंडरस्टैंड किया तो आपको पता लग गया, इंडिकेशन मिल गया कि यार इसको तो एंगेजमेंट लेटर में फिर से प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा, एग्जांपल डालना पड़ेगा मेरे को कि भाई हम लोग ऐसे काम करने वाले हैं क्योंकि हमारा स्कोप यही है। तो आपको उस केस में एंगेजमेंट लेटर हो सकता है कुछ रिवीजन उसमें करनी पड़े। सेकेंड, सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हो गया, जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस हो गए, नया मैनेजमेंट आ गया, नए डायरेक्टर आ गया, नए डायरेक्टर्स आ गए, तो उस केस में आपको उनको बताना पड़ेगा कि हम ऑडिटर हैं और हम लोग ऐसे काम करते हैं और हम लोग ऐसे काम करने वाले हैं। तो उनको आपको बताना पड़ेगा ना। हो सकता है उनको कुछ पॉइंट हो जो उनको लगता हो जिसपे इशू उनको आ रहा हो, पहले वाली मैनेजमेंट को ना हो, तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, तो उनको आपको फिर से बताना पड़ेगा कि हम लोग इन एंगेजमेंट टर्म्स पे काम करते हैं, ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट, मालिक ही चेंज हो गया दोस्त, मालिक चेंज हो गया, ओनरशिप। कोई कंपनी थी जो किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया, मार्केट में इतने एक्विजिशंस होते हैं ना, तो एक्वायर कर दिया, कंपनी अमेलगामेट हो गई, नई कंपनी कुछ बन गई, उसका ओनर नया है कोई, तो उस केस में नए ओनर के साथ तो नई बातें होंगी, पुरानी वाली बातें आपको नए ओनर को नए तरीके से समझानी पड़ेंगी। बोल दीजिए प्यार से जय श्री राधे। नेक्स्ट सर, नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी बिजनेस। एंटिटी का जो साइज और नेचर है ना उसमें चेंज हो गया। एंटिटी पहले मैन्युफैक्चरिंग में थी, अब एंटिटी सर्विस इंडस्ट्री में भी आ गई। एंटिटी पहले 1000 करोड़ की टर्नओवर थी, अब एंटिटी बढ़ करके, मान लो एंटिटी के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, अब एंटिटी ने 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ओपन कर दिए। तो एंटिटी का जो साइज है बिजनेस का, जो नेचर है, उसमें कुछ चेंजेस हो गए, तो आपको हो सकता है अपने स्कोप में कुछ एडिशन करना पड़े, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े, तो वो आप करोगे। नेक्स्ट सर, कोई लीगल
क्या है सर ये, कोई लीगल रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो गए सर, कोई लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंजेस हो गए, कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स तो अलग है आपकी, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का मतलब है कुछ नया लॉ आ गया, कुछ नई रिक्वायरमेंट्स आ गई, जैसे मैं बोल रहा हूं आपका जीएसटी आ गया, तो जीएसटी के हिसाब से आपको कुछ काम स्पेसिफिक करना पड़ेगा, हो सकता है आपको कुछ प्रोसीजर एडिशन आपका हो गया हो, तो वो आप चीज लिखते हो कि कोई लीगल या रेगुलेटरी कंप्लायंस हो गया है, जो नया आ गया है, जिसको आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, जिसको आपको चेक करना पड़ेगा, कोई नया स्टैंडर्ड ले आया इंस्टीट्यूट, तो उस केस में आपकी रिपोर्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ गई लीगल, तो उसको आपको लिख के देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे ये चीजें चेंज हो गई है या ये चीजें मॉडिफिकेशन हो गई है, जिसको एंगेजमेंट लेटर में चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट एफआरएफ में चेंज हो गया, एग्जांपल सर, इसका तो एग्जांपल आसान सा है सर, एएस से सर जब इंडेस आ गए थे आपके, या शेड्यूल 6 से जब शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का आ गया था, ठीक है, तो क्या हुआ आपका एफआरएफ चेंज हो गया सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस आ गए, तो वो आपको लिख के देना पड़ेगा कि अब ये वाले एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपके बने और प्रेजेंट हुए होंगे तब हम लोग उसको ऑडिट करेंगे, या ये वाले एफआरएफ के हिसाब से जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है उसको हम लोग चेक करेंगे, तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा अपने एंगेजमेंट लेटर में। नेक्स्ट, कोई ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज हो गया सर, इसका तो बहुत ताजा एग्जाम्पल है सर, कारो 2016 की जगह अब सर कारो 2020 आ गया है, बट ये चीज ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए अभी भी कारो 2016 है, और मेरे इससे पहले वाले वीडियो को जाकर के प्लीज देख लेना, सुन लेना, जो कारो के ऊपर है, 2 वीडियोस हैं, एक रिवीजन का एंड एक क्वेश्चन बैंक है, उसको प्लीज देख लेना, मजा आ जाए तो एक बार लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सर तो ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का मतलब कि सर कारो 2016 था पहले, अब ऑडिटर को रिपोर्ट करना है एज पर कारो 2020, तो आप एंगेजमेंट लेटर में लिखोगे कि हमारा ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वो चेंज आया, आपको एंगेजमेंट को बताओगे ना, सॉरी मैनेजमेंट को बताओगे ना, कल को आप कारो 2020 में रिपोर्टिंग करते हो, कुछ चेंजेस भी आए हैं कारो 16 से 2020 में, तो आप वो इंफॉर्मेशन लोगे उससे चेक करने के लिए, तो वो बोलेगा सर आपने पिछले साल तो ली नहीं, पिछले साल तो आप ये चीज चेक कर रहे थे, अब आप ये चीज चेक कर रहे हो, तो सर ये क्या है, तो आप पहले से बता दो भाई उसको कि बाद में दिक्कत ना आए। लास्ट कि कोई आपको स्पेशल टर्म्स डालनी है ऑडिट एंगेजमेंट में, कोई ऐसी स्पेशल टर्म, ये डिपेंड करता है हर एक एंगेजमेंट के ऊपर, तो आप उस केस में अपना एंगेजमेंट लेटर रिवाइज कर सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक टर्म आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो जो पहले नहीं थी, तो उसके लिए आपका एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिवाइज हो सकता है। ये हमने बात की जहां रिकरिंग आप पहले से कर रहे हो, आपके रिवीजन होने के कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो ये सारे वो सर्कमस्टांस थे। नेक्स्ट सर, क्या सर सारी टाइप ऑफ एंटिटीज में चेंज होना पॉसिबल होता है क्या, मतलब सारी टाइप ऑफ एंटिटीज के अंदर हम लोग चेंज करते हैं क्या अपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में। दोस्त एक चीज बताओ, आपको ये चीज तो पता है ना कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट का स्कोप डिफाइन होता है कि हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 139 से 148, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है कि हमें ऑडिट ये करना है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ड्यूटी ये है। अब एक चीज बताओ, जब स्कोप कंपनीज एक्ट ने डिफाइन कर दिया कि आपको ऑडिट में ये चीजें करनी है, आपका स्कोप इतना है, आपको ये चीजें कंप्लाई करनी ही करनी है, एएस इंडेस चेक करने हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, तो क्या उस स्कोप को मैनेजमेंट चेंज करने के लिए बोल सकता है क्या? सर वो तो चेंज करने के लिए बोल नहीं सकता, और मैनेजमेंट अगर उस स्कोप को चेंज करने के लिए बोलता है ना, छेड़ने के लिए बोलता है, तो अब देख लो क्या करना है, आपने काम करना है, एक्सेप्ट करना है नहीं करना, और एक्सेप्ट कर चुके हो, बीच में बोलता है तो देख लो कि आपको क्या करना है, विड्रॉ करना है नहीं करना। तो कंपनीज ऑडिट के केस में जहां पे कंपनी का ऑडिट हो रहा हो सर, वहां पे स्कोप जो होता है वो सेक्शन 143 आपका देता है, ठीक है, ऑडिट करने का आपकी ड्यूटी ये होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, पावर्स ये होती है ऑडिटर की, तो उसको आप चेंज नहीं करवा सकते सर, उसको आप नहीं छेड़ सकते हो। नेक्स्ट, आपका मोस्टली जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में चेंजेस होते हैं, जो इस टाइप के चेंजेस होते हैं आपके, वो आपके नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट में होते हैं, जैसे आपकी पार्टनरशिप फॉर्म्स हो गई या आपकी कोई ट्रस्ट हो गई, इस टाइप के जो कंपनी फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टार मार्क करने वाली है सर, क्या है ये है कि अगर मैनेजमेंट टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करने के लिए बोलता है, तो उस केस में एज ए ऑडिटर आप क्या करोगे? सर वो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करने के लिए बोल रहा है, बट उससे क्या आपके एश्योरेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, पहले ये चेक करो। क्या जो मैनेजमेंट ने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करने के लिए बोला है, उससे आप जो एश्योरेंस देने वाले हो, और लोअर लेवल एश्योरेंस हो जाएगी आपकी? हाँ जी, तो आप उनसे रीजन लो कि क्यों हम करें, हम लोग ये आपकी टर्म्स क्यों एक्सेप्ट करें। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप जब ऑडिट कर रहे हो, आपने बोला एक XYZ पार्टी
पार्टी है जो आपकी डेटर है, मेरे उससे 100 करोड़ को आपने 100 करोड़ रुपए की उसको सेल की हुई है, मेरे को उससे कंफर्मेशन चाहिए। मैनेजमेंट ने बोला नहीं सर हम इससे कंफर्मेशन दिलवा सकते, आप किसी और डेटर से बोल दो हम उससे कंफर्मेशन दिलवा देंगे, इससे नहीं दिलवा सकते। हम कह रहे हैं भाई हमें इसी डेटर से कंफर्मेशन चाहिए। सर वो डेटर है ना इसलिए नहीं दिलवा सकते क्योंकि वो डेटर है ना वहां है, मतलब उस दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया उसका बिजनेस, वो वहां चला गया सर, पहले यहाँ था, अब उससे कंफर्म कर पाना बहुत मुश्किल है, या वो लोग उनका मैनेजमेंट चेंज हो गया, जो पर्सन थे वो मतलब कुछ भी XYZ रीजन दे रहा है जिससे एश्योरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, क्योंकि 100 करोड़ का नंबर है भाई, आपको देखना है अब उसका इंपैक्ट क्या है। आप जो नंबर चेक कर रहे हो, जिस पे कंफर्ट ले रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उसका इंपैक्ट क्या है आपके एफएस पे, मटेरियल इंपैक्ट है, तो मतलब आपका एश्योरेंस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो जिससे आपको क्या लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस आप दोगे, बिकॉज रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, हाई लेवल की एश्योरेंस होती है, बट यहां पे आप नंबर चेक नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे ठीक है, एश्योरेंस नहीं दे पाओगे, तो लोअर होगी आपकी एश्योरेंस। तो सर उस केस में आपको अलग प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे और एश्योरेंस लेना पड़ेगा, बट फिर भी अगर आपकी एश्योरेंस लोअर है तो उस केस में आप मैनेजमेंट से पूछते हो कि तुम हमें रीजन दे, और उसमें दो केस हो सकते हैं। नंबर 1, अगर मैनेजमेंट आपको जस्टिफाइबल रीजन देता है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन देता है कि ये रीजन है, और आपको लगता है कि उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो बिल्कुल ठीक है, तो उस केस में आप एक्सेप्ट कर लो, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट कर लेना भाई। डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे 230 है जिसको हम रिवाइज करेंगे 1-2 दिन में, आने वाले दिनों में, उसको हिसाब से आप डॉक्यूमेंट कर लेना कि ये रीजन था, इस वजह से हमने चेंज किया है, इसलिए हमने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज किया है। सेकंड, आप नया रिवाइज लेटर ऑफ एंगेजमेंट या कोई एनी अदर फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट जो भी होता है कम्युनिकेशन, वो आप रिटर्न में बना लो और वो मैनेजमेंट के साथ आप दे दो, जिसको हम सप्लीमेंट भी बोलते हैं। सप्लीमेंट एडिशनल आपने एक एंगेजमेंट लेटर चिपका दिया कि ये कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स थी जो चेंज हो गई हैं, जिस पे हमने एग्री किया है। लेकिन ये जो चीज है ना दोस्त, ये है भयंकर वाली, ये भयंकर वाली है आपकी, क्योंकि इसमें ये बोलता है कि मैनेजमेंट कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है, तो ऑडिटर क्या बोलता है, सर मैं नहीं कर सकता, सॉरी मैं आपकी ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, ये तो आप कुछ भी बोल रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, आप नहीं कर सकते हैं, और आप अपना काम करना स्टार्ट कर देते हो कि हम तो अपनी पुरानी वाली एंगेजमेंट के हिसाब से ही काम करेंगे सर, अदरवाइज हम ओपिनियन आपको वो दे देंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन। बट मैनेजमेंट बोलता है नहीं सर, आप काम करोगे तो इसी के हिसाब से करोगे, अदरवाइज हम आपको काम नहीं करने देंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन देंगे ही नहीं काम करने के लिए। तो फिर ऑडिटर क्या बोलता है, चलो जय श्री राधे, मैं अपने रास्ते चलता हूं, आप अपने रास्ते जाइए, मतलब आप विड्रॉ कर लो। और उस केस में आप ये देखो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी क्या है, आपको वो डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि आपकी अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं तो आप उनको कम्युनिकेट करो, टीसीडब्ल्यूजी को आप बताते हो कि ये रीजन है, इस वजह से हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज हमारे ऊपर ये स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लग गई है तगड़े वाली, जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये टर्म्स को हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज हमें कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिला है इसका, और काम हमें आप लोग करने नहीं दे रहे हो। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को विड्रॉ कर लेना चाहिए और मैटर कम्युनिकेट करना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी को कि ये रीजन है हमारे विड्रॉ करने के, और देखना चाहिए क्या वो मैटर आपको शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना है या आपकी कोई दूसरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, या गवर्नमेंट को अगर स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना है तो करना है या नहीं करना, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ एक बार प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे, और आपका एसए 210 कंप्लीट होता है। एसए 210 में हमने सीखा क्या क्या सीखा सर, हमने सीखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर 1। नंबर 2 सर उसके ऑब्जेक्टिव में सर 2 चीजें होती है, क्या आपकी प्री कंडीशंस और सर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। प्री कंडीशन में सर 3 चीजें हैं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना और प्रेजेंट करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल को लगाना, बनाना, लगाना और चेक करना कि वो सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड उसको क्या करना सर, मॉनिटर करना, मेंटेन करना। थर्ड, कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए एफएस रिलेटेड वो आप हमें दोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप हमें दोगे, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आप हमें दोगे। डन। नेक्स्ट सर, एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स क्या हो सकती हैं, आपका स्कोप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिट का, कौन से एसेस के हिसाब से आप ऑडिट करोगे, कौन से लो के हिसाब से आप ऑडिट करोगे, एथिक्स क्या होंगे आपके वो लिख के देते हो, कोई भी अदर टाइप की कम्युनिकेशन करनी है जैसे लेटर ऑफ वीकनेस आपको देना होगा, हो सकता है पढ़ सकता है तो आप पहले लिख के देते हो कि हाँ हमें देना पड़ सकता है। इनहेरेंट लिमिटेशन हो सकती है ऑडिट की, और एक अनअवॉइडेबल रिस्क हो सकता है कि हमने ऑडिट कितना भी तरीके से किया हो फिर भी कुछ चीजें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है रह जाए, तो उसमें हमारी गलती नहीं होगी भाई। नेक्स्ट,
ऑडिट टीम में कौन कौन होने वाला है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप हमें टाइमली दे दोगे ताकि हम ऑडिट टाइमली कंप्लीट कर पाएं। नेक्स्ट हमारा ऑडिट फीस ऐसा हो, ऑडिट फीस इतनी होगी, बिलिंग अरेंजमेंट हमारी इतनी होगी, प्री कंडीशंस ये हैं जिस पे आप एग्री करो। नेक्स्ट हमारे ऊपर पीयर रिव्यू हो सकता है जहां पे हमें हो सकता है डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखाने पड़े, और आप इन सब चीजों को लिख कर, और WR एक चीज रहेगी, WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप लोग हमें दोगे जहां हमें रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा आपका ऑडिट रिपोर्ट का, वो चेंज भी हो सकता है, एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट हो सकती है, XYZ मैटर्स उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। और आप ये चीज लिख करके साइन करके दे दो क्लाइंट कि हम आप लोग इन चीजों पे एग्री हो, तो हम लोग आगे ऑडिट स्टार्ट करने की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर लिमिटेशन लग जाती है स्कोप के ऊपर बिफोर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही प्रपोज ऑडिट एंगेजमेंट में, तो उस केस में आप उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपको पता है डिस्क्लेमर देना पड़ेगा बाद में, तो आप ना करें जब तक लॉ एंड रेगुलेशन आपको नहीं बोल रहा। कुछ और फैक्टर होते हैं कि आपका FRF ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस केस में आप एक्सेप्ट ना करें जब तक आपको लॉ एंड रेगुलेशन नहीं बोल रहा। FRF एक्सेप्टेबल नहीं है बट आप उस केस में चेक कर सकते हो कि क्या कोई एडिशनल डिस्क्लोजर से आप वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आप फिर एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ भी डाल सकते हो अपने ऑडिट रिपोर्ट में, और उस चीज को पहले ही एंगेजमेंट लेटर में आप लोग चीज लिख देना कि हम लोग अदर मैटर या एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ डाल सकते हैं। नेक्स्ट सर, कहाँ सर्कमस्टांसेस, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे हम लोगों को चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सर ये वाले सर्कमस्टांस है कि आपका क्लाइंट मिसअंडरस्टैंड कर रहा है आपको ऑब्जेक्टिव या स्कोप, रिकरिंग ऑडिट्स के अंदर जहाँ पे आप पहले ऑडिट कर चुके हो फिर से ऑडिट कर रहे हो, तो वहाँ पे चेंजेस की रिक्वायरमेंट कब पड़ सकती है, जब क्लाइंट मिसअंडरस्टैंड कर रहा है आपके स्कोप ऑब्जेक्टिव को, चेंज हो गया उसकी ओनरशिप में, चेंज हो गया है उसके मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट के अंदर, चेंज हो गया उसके नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस के अंदर, चेंज हो गया है आपके लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, चेंज हो गया है FRF के अंदर, चेंज हो गया है आपके ऑडिट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अंदर, या कोई आपको और स्पेशल टर्म्स या स्पेसिफिक टर्म्स आपको डालने हैं तो आप वो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट सर, क्या सारे क्लाइंट्स पे चेंजेस होते हैं क्या? कंपनीज एक्ट का तो दोस्त जो सेक्शन 143 है उसके हिसाब से आपको ऑडिट करना पड़ता है, उसमें तो कोई चेंजेस अलाउ होते नहीं है। अगर मैनेजमेंट बोलता है करवाने को तो अगेन आपको वही देखना पड़ता है क्या वो रीजनेबली जस्टिफाइबल है, नहीं है तो आप रीजन डॉक्यूमेंट करो और उसके हिसाब से चेंज कर दो, रिवाइज लेटर ऑफ एंगेजमेंट में एंटर कर लो। अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो मैनेजमेंट को बोलो नहीं हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग पहले वालों के ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे टर्म्स के ऊपर, और मैनेजमेंट बोलता है नहीं ऐसे थोड़ी ना करने देंगे हम आपको, तो आप बोलो ठीक है जी हम लोग जाते हैं, विड्रॉ कर लो, TCWG को बता दो आप रीजन क्या है विड्रॉ करने के, और अगर आपकी लायबिलिटी देखो कम्युनिकेट करने की शेयर होल्डर्स या किसी रेगुलेटरी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी को है या नहीं है तो उनको भी कम्युनिकेट करो। तो ये था आपका SA 210। अब मैं आपको दो चीजें और शेयर करता हूं इसके अंदर। नंबर 1 क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक हम इसके नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया होगा, आई थिंक आधे घंटे से ऊपर का हो गया होगा। हम एक चार्ट देख लेते हैं जल्दी से, क्विक चार्ट है आपका, ये है, ये देखो आपका ऐसे 210 आपको दिख रहा है। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑब्जेक्टिव है सर दो चीजें, प्री कंडीशन कॉमन अंडरस्टैंडिंग। प्री कंडीशन में सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपेयर करना है FRF के हिसाब से, ये इंटरनल कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन देना। ये कंटेंट है सर एंगेजमेंट लेटर के सारे। इसके अलावा मैंने लिखा है एनी अदर मैटर, कोई और मैटर भी हो सकता है। उसके अलावा सर लिमिटेशन लगती है तो आप एक्सेप्ट मत करो। रिकरिंग ऑडिट अगर सर है तो उस केस में रिवीजन ऑफ टर्म्स आप यहाँ पे बना सकते हो, आपको एक और बनाना है तो कि किन किन पॉइंट्स के बेस पे आप चेंजेस कर सकते हो, वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। उसके बाद एग्री कर लो, अगर रिवीजन ऑफ टर्म हो रहा है यस, अगर आपको मंजूर है तो एग्री कर लो, अगर रिवीजन ऑफ टर्म्स आपको लगता है ठीक नहीं है तो विड्रॉ कर लो और कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अपनी देख लो। चेंज इन टर्म्स, अगर टर्म्स में चेंज होता है सर, इसमें फर्क क्या है रिवीजन ऑफ टर्म्स में और चेंज इन टर्म्स में? फर्क ये है सर कि एग्जिस्टिंग जो ऑडिट आप कर रहे हो उसके अंदर रिवीजन कर रहे हो आप उन फैक्टर की वजह से, लेकिन रिवीजन ऐसा हो गया है कि आप रिवाइज नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप नहीं चाहते हो बट मैनेजमेंट चाहता है कि आप रिवाइज करो। नया मैनेजमेंट आ गया, वो बोल रहा है पहले वाले टर्म्स को रिवाइज करो, आप बोल रहे हो सर दिक्कत क्या है, वो बोल रहे नहीं रिवाइज करो और ये वाले टर्म्स डालो, तो आपके लिए वो वायबल नहीं है, टर्म्स जस्टिफाइबल नहीं है, तो आप बोल दो सर हम नहीं कर सकते, हम लोग छोड़ रहे हैं। और एंगेजमेंट में टर्म्स में मतलब जब चेंज होता है तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन अगर है यस तो रिकॉर्ड कर लो चेंजेस और आप डॉक्यूमेंट कर लो और रिवाइज लेटर ऑफ एंगेजमेंट कर लो। अगर डिसएग्री है तो मैनेजमेंट अब अलाउ कर रहा है काम करने के लिए ठीक है, नहीं कर रहा है तो आप विड्रॉ कर लो। ठीक है सर, ये कंप्लीट आपका है। एक बार प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। इसके अलावा भी एक और भी हैंड रिटन नोट्स मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये समरी चार्ट एक और है, अब मैं ये भी डाल दूंगा
अपने इस वीडियो के लिंक में नीचे, ये भी आप लोग देख सकते हैं। आप 2 चार्ट बनाए सर, ये 2 चार्ट अलग अलग क्यों, कंफ्यूज मत हो ना, आप इनमें से कोई भी चार्ट रेफर कर सकते हैं, आपके ऐसे 210 पूरा हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा पहले बनाया था, वो रिसेंटली बनाया है, तो मेरे को लगा वो ज़्यादा और समराइज है, आपका और जल्दी क्विक होगा। इसमें आपका 1 पेज है, तो इसमें भी आप लोग कर सकते हो, आपको जहां कंफर्ट आए आप कर सकते हो, दोनों चार्ट आपके लिए ही हैं। डन। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और मेरे को लाइक करें, इसको वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, हमारा एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है एनलाइटनिंग सीए, एनलाइटनिंग सीए क्लासेस एक्चुअली। तो उसमें क्या है, एनलाइटनिंग सीए क्लासेस में आपको और डिफरेंट टीचर्स जो बहुत ही नॉलेज जिनके पास है, यंग टीचर्स हैं, सब वो अपना 100% दे रहे हैं। उनकी वीडियोस है वहाँ पे उस चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। आपको टैक्स की, अकाउंट्स की और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस मिलेंगी वहाँ पे, और वो आती रहेंगी। अब क्या है, बरसात होती रहेगी, आपको बस पढ़ना है। उस चैनल को जाएं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई नया वीडियो आए। तो एनलाइटनिंग सीए क्लासेस एक नया चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, मेंबर्स ने। आप उसको भी आप देखें, वहाँ पे वीडियोस ऑलरेडी हैं, काफ़ी कोस्टिंग की भी हैं। मतलब कहने का मतलब है सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। तो एक बार प्यार से बोलिए जय श्री राधे, क्योंकि भगवान का नाम लेना तो बहुत जरूरी है। सर बहुत मजा आ रहा है रिवीजन में, बिल्कुल। अभी नेक्स्ट हम रिवीजन करेंगे ऐसे 220 की जो है क्वालिटी कंट्रोल, उसके लिए आप तैयार रहना, बिल्कुल तैयार रहना। इस वीडियो को आप 100% देखें और आप मेरे को बताएं कि कुछ अगर आपको लगा कुछ ऊपर नीचे था, कुछ कमी थी, प्रॉब्लम थी, कुछ वीडियो में इशू है, तो आप लोग वो हमें फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी वहाँ पे है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल भी है, कोई भी चैनल के थ्रू आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम, बिकॉज जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑल्टर बनेगा इंडिया। समझते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।